नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों आइए जानते हैं एनसीईआरटी कक्षा 6वीं के अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। जितना आसान इसका नाम आपको लग रहा है, उतना ही कठिन इसके अंदर का कंसेप्ट है। इसीलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, चाहे आप यूपीएससी के हों या फिर आप स्टेट पीएससी के हों, आपको अक्सर ये सुझाया जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, तो आप आसानी से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की इच्छा को रखते हुए हम आपके लिए इस सीरीज़ को लेकर आते रहते हैं, जिसका नाम है एनसीईआरटी प्रिपरेशन। आप कहीं भी पढ़ रहे हों, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि एनसीईआरटी प्रिपरेशन प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैं आपको किसी भी प्रकार की आंसर राइटिंग या फिर आंसर और क्वेश्चन नहीं देने वाला हूँ। यहाँ मैं केवल आपको समझदारी से इस चैप्टर को पढ़कर सुनाऊँगा और फिर आपको 2-3 बार इस चैप्टर को सुनना है, देखना है और फिर अपने नोट्स बनाने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहे के औजार और खेती। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या है, आइए जानते हैं। पहला कदम है सिंचाई। इस समय कृषि के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। राजाओं को राज्य के विकास, सेना, महल बनाने के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता पड़ती थी। वे अपने इन कार्यों में तभी सफल हो सकते थे जब उनके पास समृद्ध क्षेत्र हो, जिससे वे अधिक से अधिक धन कमा सकें। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था का विकास किया तथा किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया। इससे कृषि उत्पादन के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हुई, जिससे वे निरंतर कर देने लगे और राजाओं के कोष धन से भर गए। इसके बाद हम देखते हैं इस समय किस प्रकार की ग्रामीण व्यवस्था थी। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास अधिकांश जनसंख्या करती थी। दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी, जिन्हें बेलल्ला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडेसियर और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रथम व्यक्ति ग्राम भूजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर लंबे समय बने रहते थे। ग्राम भूजक गांव के जमींदार या प्रभावशाली लोग होते थे। ये न्यायाधीश और कभी-कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा स्वतंत्र व मध्यम वर्गीय किसान भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती थी, इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। इनके अलावा गांव में लोहार, बढ़ई, कुम्हार तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब हम जानते हैं संगम साहित्य। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। इसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं जातक कथाएं, जिनका संबंध है महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कहानियों को जातक कथाएं कहते हैं। इस तरह की 549 यानी 549 जातक कथाएं हैं। इनकी रचनाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा हुई तथा इनसे महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। बैरीगाजा अर्थात भरूच का यूनानी नाम
एक यूनानी नाविक ने महत्वपूर्ण विवरण दिया है। बहरीगाज की संकरी खाड़ी से समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थायी मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कार्नियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। इसके बाद हम देखते हैं इस समय की मुद्रा के बारे में, सिक्के के बारे में। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं, जो करीब 500 साल चले। आहत सिक्के उन्हें कहते हैं जिन्हें हम ठोकर मारकर बनाते हैं। जैसे कि आप किसी भी लोहे के ऊपर जब पत्थर या हथौड़ी से आहत करते हैं और वो जिस रूप में सिक्के के रूप में ढलकर आता है, उसे आहत सिक्के कहते हैं। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। यानी कि एक लोहे में या एक पत्थर में सील की आकृति बना दी जाती थी और फिर उसे एक लोहे की धातु के ऊपर ठप से टीप दिया जाता था। जैसे हम वर्तमान में स्टाम्प सील देखते हैं, उस प्रकार से इन पर आहत होता था, यानी प्रहार होता था। इस कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में पाए गए। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि कुछ चिन्ह या ठप्पे बनाए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं इस समय के प्रमुख नगर। प्रमुख नगरों में आता है मथुरा। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात व्यापार के दो महत्वपूर्ण रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्वी ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। मथुरा मूर्तिकला का एक प्राचीन केंद्र रहा है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मथुरा के अभिलेख से स्त्री पुरुषों द्वारा मंदिर मठों को दिए गए दान व सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस समय के शिल्प तथा शिल्पकार। पूरा स्थल के शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रमुख केंद्र रहे थे। अनेक शिल्पकारों तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियों व्यापार संचालन करती थी। यानी कि जो व्यापारियों की श्रेणियाँ या फिर उनका संगठन होता था, उसका कार्य था व्यापार का भली भांति संचालन करना। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में कार्य करती थी, जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उसमें मिलने वाले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं अरिकामेडु। दोस्तों, अरिकामेडु पुडुचेरी में इस समय का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह एक महत्वपूर्ण व प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा। रोम से भी यहाँ पर व्यापारिक जहाज आने के अनुमान हैं। यहाँ से रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न आदि मिले हैं। यहाँ एरेटाइन जैसे मुहरे लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। रोम यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे।
रोम यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तथा तक फैला साम्राज्य था। इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक ऑगस्टस सीज़र था, जिसने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था, रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया है। यही एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोटेशन है। रोम के विकास में ऑगस्टस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस अध्याय से हमने क्या महत्वपूर्ण सीखा है, उपयोगी शब्द और प्रमुख तिथियाँ। यहाँ पर हमने इस अध्याय में लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वलयकूप, पतन, श्रेणी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यहाँ पर श्रेणी से याद रखिएगा, श्रेणी से मतलब किसी क्रम से नहीं, श्रेणी से मतलब है संगठन से। यहाँ पर श्रमिकों का भी एक श्रेणी होता था और व्यापारियों का भी एक श्रेणी हुआ करता था। व्यापारियों की श्रेणियों का कार्य था व्यापार करना और धन लाभ कमाना, लोगों से जमा पूंजी करना और उसे सही जगह निवेश करना, और फिर जो लाभ आता है या तो उसे लोगों पर बांट देना या फिर किसी मंदिर संस्थान को दे देना। यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियों की हम बात करते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले लोहे की शुरुआत कब हुई? तकरीबन 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के कब शुरू हुए? 2500 साल पहले। जब महाजनपदों का विकास होना प्रारंभ हुआ, तब ही लोहे के उपयोग के बाद ही खेती का विकास हुआ और खेती के विकास से ही महाजनपदों का विकास प्रारंभ हुआ। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत की बात करें तो लगभग 2300 साल पहले इनकी शुरुआत हुई। अरिकामेडू का पतन, पतन मतलब बंदरगाह, पत्तन यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्द बंदरगाह, लगभग 2200 तथा 1900 साल पहले इसका अस्तित्व था। यहाँ पर दोस्तों हमने एक अध्याय समाप्त किया और अध्याय का नाम था खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आपको मैं पहले ही बता दूं कि इस अध्याय को आपको पढ़कर रखना है और अच्छे से नोट्स बनाकर रखना है। जल्दी ही हम NCERT टेस्ट करके एक नई प्लेलिस्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम अब तक जो जो चैप्टर हमने पढ़ाए हैं उनसे कुछ टेस्ट क्वेश्चन निकालेंगे और आपके लिए ऑब्जेक्टिव रूप में लेकर आएंगे। अगर आप इस क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले। साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, चाहे आप MA के स्टूडेंट हो या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, आप UPSC की या फिर PSC की किसी भी बड़े लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर NCERT से पढ़ना आपको सुझाया जाता है, तो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसीलिए अपने आप को तार्किक बनाए रखिए। जब आपने सोचना खत्म कर दिया तो मान लीजिए आपका जीवन भी समाप्त हो गया। फिर मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।